Hello guys, I am Vivek and in this class we will continue types of reaction. So, we shall study electrolytic decomposition reaction. इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। देखिए डिकम्पोजिशन रिएक्शन आप पिछली क्लास में भी पढ़ चुके हैं, ठीक है। वहां पे आपने थर्मल डिकम्पोजिशन और फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन पढ़ा था। यहाँ पे आप पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है? ब्रेकिंग डाउन ऑफ अ सब्सटेंस into two or more than two new substances। देखो यहां तक तो ये हो गया डिकम्पोजिशन रिएक्शन, एक सिंगल सब्सटेंस को दो या दो से ज्यादा चीजों में ब्रेक कर देना, तो ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन। लेकिन हम पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो ब्रेकिंग डाउन ऑफ सब्सटेंस इनटू टू और मोर देन टू न्यू सब्सटेंसेस with the help of इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से अगर हम किसी भी सब्सटेंस को ब्रेक कर देते हैं तो उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। एग्जाम्पल एल्यूमिनियम ऑक्साइड, मोल्टन एल्यूमिनियम ऑक्साइड। ये एल्यूमिनियम ऑक्साइड हॉट है, गर्म है, मोल्टन फॉर्म में है, ठीक है ना, क्लियर है। कोई एक्वेस सॉल्यूशन नहीं, लिक्विड है, मोल्टन फॉर्म में लेके आए हैं। इसको आप एल्यूमिना भी कह सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? एल्यूमिना, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ठीक है, मोल्टन है। हमने मतलब हाई टेम्परेचर इसको हीट करके मोल्टन फॉर्म में लेके आए हैं। इसको हम इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से ब्रेक कर सकते हैं। अब इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से कर रहे हो तो एरो के ऊपर आप पूरी इंफॉर्मेशन बताएंगे। आप इसको इलेक्ट्रिक करंट की हेल्प से ब्रेक कर रहे हैं, ठीक है। ये ऐसे ब्रेक नहीं होता है, इसके लिए एक अपैरेटस होता है जिसको वोल्टामीटर कहते हैं, उसके हेल्प से हम इसको ब्रेक कर देते हैं, ठीक है। तो अभी देखेंगे कि कैसा होता है। जैसे हम वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस समझेंगे तो वहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा क्या होगा, ठीक। तो यहाँ पर जैसे इलेक्ट्रिक करंट पास किया जाता है मोल्टन एल्यूमिनियम ऑक्साइड में, तो एल्यूमिनियम और ऑक्सीजन दोनों सेपरेट हो जाते हैं, ब्रेक डाउन हो जाते हैं, ठीक है। तो एक सिंगल सब्सटेंस था, ब्रेक हो गया दो सब्सटेंसेस में, ठीक है। यहाँ पे जो इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन इसमें दो या दो से ज्यादा नए सब्सटेंस फॉर्म हो सकते हैं, ठीक है। फिलहाल इनको बैलेंस कर देते हैं। ऑक्सीजन यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, ठीक है। तो वहाँ 3 करने के लिए आप क्या कर लो और 1.5 से मल्टीप्लाई कर दो। 1.5 2 क्या होता है? 3 होता है, ठीक है। एल्यूमिनियम यहाँ 2 है, यहाँ पर भी क्या लगा दो? 2 लगा दो, बैलेंस हो गया, ठीक है। लेकिन इसको फ्रैक्शन में ना छोड़ो, तो 1.5 का डबल कर दो। 1.5 का डबल किया तो क्या हो जाएगा? 3। 2 का डबल किया तो क्या होगा? 4। और यहाँ कुछ भी नहीं था तो यहाँ क्या लगाओगे आप? 2। तो आप देखो बैलेंस हो गया ये, ठीक है। फिर देखेंगे हम ये कहाँ कनेक्ट होते हैं, क्या होता है। फिलहाल इस मेथड से आप एल्यूमिनियम को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। विद द हेल्प ऑफ दिस मेथड वी कैन extract aluminium from aluminium oxide। एल्यूमिनियम ऑक्साइड से आप एल्यूमिनियम को ऑब्टेन कर सकते हैं इस मेथड से। मेथड क्या है? इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है। तो इसके बाद देखते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर।
इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर, इलेक्ट्रो यानी इलेक्ट्रिसिटी, लाइसिस मींस ब्रेकअप, तो डिकम्पोजिशन और लाइसिस एक ही मतलब है, ठीक है। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, ब्रेक कर रहे हैं किसको, वाटर को। तो ध्यान से समझना है कि वाटर को ब्रेक कैसे करेंगे, क्या होता है, और मैं यहाँ पे एक एक्टिविटी भी लिखूंगा, वो ध्यान से समझेंगे अभी, ठीक है। तो इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर, हमारे पास वाटर है H2O, सभी को पता है। इलेक्ट्रिसिटी हम पास करेंगे, इलेक्ट्रिक करंट वाटर में पास किया जाएगा, ठीक है। तो वाटर ब्रेक हो रहा है इसमें, हाइड्रोजन में और ऑक्सीजन में। अगर हम इसको बैलेंस करें तो बैलेंस करने का बड़ा अच्छा तरीका देखो ध्यान से, हाइड्रोजन यहाँ 2 है, यहाँ पर भी क्या है 2 है, ऑक्सीजन यहाँ सिंगल है, यहाँ डबल है, तो इसको सिंगल कर दो भाई, हाफ मल्टीप्लाई कर दो, हाफ से जब हम ऑक्सीजन को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सिंगल हो जाएगा, बैलेंस हो गया। लेकिन आप इसको फ्रैक्शन में नहीं छोड़ सकते हैं, तो हाफ का डबल क्या होगा 1, और 1 का डबल क्या होगा 2, और 1 का डबल क्या होगा 2। अब आप देख सकते हैं हाइड्रोजन 4, ऑक्सीजन 2, ऑक्सीजन 2, ठीक है। अब ये देखेंगे ये हुआ कैसे, तो इसके लिए एक एक्टिविटी है और उसके लिए एक अपैरेटस मैं आपको बना के दिखाता हूँ, फिर वो एक्टिविटी भी बताता हूँ। ध्यान से देखेंगे, उसके कुछ स्टेप हैं, उन स्टेप्स को आप फॉलो करेंगे तो आप ऐसा कर पाएंगे। देखिए पहला स्टेप करना क्या है, टेक अ मग, मेक 2 holes at the bottom। तो आपने एक प्लास्टिक का मग लेना है, ठीक है। इसके बॉटम में 2 होल कर देने हैं, यहाँ पर 2 होल्स, ठीक। पास आयरन नेल्स, इन होल्स के थ्रू आयरन नेल्स को पास करना है और फिर इन होल्स को सील कर देना है, किसके हेल्प से, रबर कॉक के हेल्प से, ठीक है। तो टेक अ मग, मेक 2 होल्स एट द बॉटम, pass 2 iron nails and pass 2 iron nails through the holes, जैसा अभी तक हमने किया, ठीक। Then seal the holes with the help of rubber caulk। ये था पहला स्टेप, अभी तक मैंने आपको यहाँ पे ये लिखा, ठीक है। नाउ fill the mug with water, ठीक है। सेकेंड स्टेप, place 2 inverted test tube। अब इन्वर्टेड टेस्ट ट्यूब्स क्या, टेस्ट ट्यूब्स अभी देखिए लैब में, उनको उल्टा इन आयरन नेल्स के ऊपर रखना है। ये टेस्ट ट्यूब उल्टी रखनी है, इस तरीके से रखनी है कि इसमें एयर एंटर ना कर जाए, यानी कोई एयर बबल ना बन जाए। इन्वर्टेड टेस्ट ट्यूब इनके ऊपर प्लेस कर दें, आयरन नेल्स के ऊपर। प्लेस 2 इन्वर्टेड टेस्ट ट्यूब ओवर iron nails in such a way that air does not enter, यानी कहीं से भी एयर बबल इसमें एंटर नहीं करने चाहिए, नहीं तो आपकी ऑब्जर्वेशन गलत हो जाएगी, ठीक है। तो ये 2 आयरन नेल्स है, उसके ऊपर हमने इन्वर्टेड टेस्ट ट्यूब्स लगाई हैं, that air does not
एंटर। ये 2 स्टेप अभी तक आपने कर दिए, ठीक है। थर्ड, एड फ्यू ड्रॉप्स ऑफ, ये मैंने कुछ ड्रॉप्स रेड कलर से दिखा रहा हूँ, ठीक है। ये कुछ ड्रॉप मैंने सल्फ्यूरिक एसिड की इसमें डाल दिया, ठीक। तो थर्ड स्टेप, एड फ्यू ड्रॉप्स ऑफ H2SO4 एसिड। अब भाई पेपर में क्वेश्चन आ जाएगा कि आपने H2SO4 की कुछ ड्रॉप्स क्यों डाली पानी के अंदर। टू इंक्रीज द कंडक्टिविटी ऑफ वाटर, वाटर की इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को इंक्रीज करने के लिए, रिएक्शन को थोड़ा फास्ट करवाने के लिए आप H2SO4 की क्या डाल सकते हैं, कुछ ड्रॉप्स डाल सकते हैं, ठीक है। तो H2SO4 जो एसिड है उसकी ड्रॉप्स का रोल क्या हुआ, वो वाटर की कंडक्टिविटी को क्या कर देगा, इंक्रीज कर देगा। देन पास इलेक्ट्रिक करंट, अब देखिए इसमें क्या करना है, अब इसको कनेक्ट कर देना है। ये वायर है हमारे पास, वायर से मैंने इस अपैरेटस को कनेक्ट किया। ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है, ये सिंबल है बैटरी का, ठीक है ना। ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल, ये पॉजिटिव टर्मिनल कनेक्ट किया, ये नेगेटिव टर्मिनल, और फिर मैंने यहाँ पर इसको कनेक्ट किया और ये स्विच, अभी स्विच ओपन है और ये बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल, ठीक है। जिस आयरन नेल को अगर आप बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है, तो ये आयरन नेल्स बन जाते हैं इलेक्ट्रोड्स। क्या बन जाएंगे, इलेक्ट्रोड्स, यानी इनके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी पास होगी सॉल्यूशन के अंदर, इस वाटर के अंदर जिसमें हमने सल्फ्यूरिक एसिड की कुछ क्या डाली है, ड्रॉप डाली है, ठीक है। तो ये आयरन नेल्स किसका काम कर रही हैं, इलेक्ट्रोड का। जो आयरन नेल नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट है, इस इलेक्ट्रोड को हम बोलते हैं कैथोड। क्या बोलेंगे, कैथोड। और जो पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट है इसको बोलेंगे एनोड। और कैथोड और एनोड क्या होते हैं, इलेक्ट्रोड्स। यहां हमने आयरन नेल्स का यूज किया एज अ इलेक्ट्रोड, ठीक है। फिलहाल ये है क्या, आयरन नेल्स। ये क्या है, टेस्ट ट्यूब्स, ठीक है। ये मैंने स्विच ऑन कर दिया, स्विच है, ये बैटरी है 6 वोल्ट बैटरी है, ऐसा आप शो कर सकते हैं। तो 6 वोल्ट बैटरी के थ्रू मैंने इसमें क्या पास किया, करंट पास कर दिया, ठीक है। देन पास इलेक्ट्रिक करंट थ्रू इट। और इस पूरे अपैरेटस को हम कहते हैं वोल्टामीटर। क्या बोलते हैं, वोल्टामीटर, ना कि वोल्टमीटर, वोल्टामीटर। तो जैसे ही इसके थ्रू इलेक्ट्रिक करंट पास करोगे, वाटर ब्रेक हो जाएगा। तो इलेक्ट्रिक करंट जब वाटर के थ्रू पास किया जाता है तो वाटर क्या हो जाता है, ब्रेक हो जाता है। किसमें, हाइड्रोजन में और ऑक्सीजन में। वाटर लिक्विड था, हाइड्रोजन गैस है, ऑक्सीजन भी क्या है, गैस, ठीक है। अब मैं 4th स्टेप लिखने जा रहा हूं। मैं ऊपर वाला मिटा देता हूँ, ये आपने समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है ना। वहां हमने एल्यूमिनियम को ब्रेक किया था, एल्यूमिनियम ऑक्साइड को ब्रेक किया था, एल्यूमिनियम और ऑक्सीजन में, ठीक है। उसका भी अभी बता दूंगा कि हुआ क्या था। फिलहाल देन पास इलेक्ट्रिक करंट थ्रू इट। 4th स्टेप, वाटर ब्रेक्स डाउन। अब जैसे आपने इलेक्ट्रिक करंट पास किया वाटर के थ्रू, वाटर ब्रेक होने लगा है। वाटर ब्रेक्स डाउन to form to produce hydrogen and oxygen. Hydrogen
is produced at, हाइड्रोजन जो प्रोड्यूस हुई है वो कैथोड पर प्रोड्यूस होती है, हाइड्रोजन प्रोड्यूस्ड एट कैथोड। तो होता क्या ना, इस टेस्ट ट्यूब में बबल्स इकट्ठे होने लग जाते हैं। पहले तो कोई एयर का बबल था नहीं, हमने टेस्ट ट्यूब को इस तरीके से रखा था कि कोई एयर बबल्स ना हो, लेकिन जब हमने वाटर को ब्रेक किया, मतलब जैसे इलेक्ट्रिसिटी पास की, तो यहाँ कुछ गैसियस बबल्स, यानी यहाँ कुछ बबल्स कलेक्ट होने लग जाते हैं इस इलेक्ट्रोड पर, और एनोड पर भी कुछ बबल्स क्या हो जाते हैं, कलेक्ट हो जाते हैं। तो हाइड्रोजन गैस कलेक्ट होती है कैथोड पर, हाइड्रोजन इज प्रोड्यूस्ड एट कैथोड एंड ऑक्सीजन इज प्रोड्यूस्ड एट एनोड। तो पॉजिटिव टर्मिनल पर ऑक्सीजन प्रोड्यूस हो रही है, नेगेटिव टर्मिनल पर हाइड्रोजन प्रोड्यूस हो रही है, ठीक है, और नेगेटिव टर्मिनल को हम कैथोड कहते हैं, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक, किसी कोई प्रॉब्लम? तो अभी हमने क्या सीखा कि हाइड्रोजन गैस कहाँ प्रोड्यूस होगी, कैथोड पर, और ऑक्सीजन गैस कहाँ प्रोड्यूस होगी, एनोड पर, ठीक है। ये एक्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट है 10th क्लास के पॉइंट ऑफ व्यू से, कभी कभार आ जाती है पेपर में, ठीक है ना। और इतना ये क्वेश्चन तो पक्का आता है कि इसमें सल्फ्यूरिक एसिड की कुछ ड्रॉप्स क्यों डाली गई, सल्फ्यूरिक एसिड की कुछ ड्रॉप्स इसलिए डाली गई कि वाटर की कंडक्टिविटी को क्या करना है, इंक्रीज करना है, ठीक है। फिर वो अगला क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि हाइड्रोजन कहाँ प्रोड्यूस होती है, तो हाइड्रोजन कहाँ प्रोड्यूस होती है, कैथोड पर, ऑक्सीजन कहाँ प्रोड्यूस होती है, एनोड पर, ठीक है। ये इस टेस्ट ट्यूब के अंदर हाइड्रोजन इकट्ठी हो जाएगी कैथोड टर्मिनल पर, और इस टेस्ट ट्यूब में एनोड। क्लियर, पक्का, ठीक है। हाइड्रोजन गैस की प्रेजेंस को कैसे चेक करेंगे, कैथोड टर्मिनल पे, या कैथोड टर्मिनल पे जो गैस इकट्ठी हुई है, जो बबल्स इकट्ठे हुए हैं, इसके बाद आप बर्निंग मैच स्टिक लेके जाओ, बर्निंग मैच स्टिक जैसे लेके जाओगे तो ये गैसियस बबल्स ना बर्स्ट हो जाते हैं पॉप साउंड के साथ, ठीक है। और अगर आप एनोड टर्मिनल पे जो टेस्ट ट्यूब है उसके अंदर जो गैस कलेक्ट हुई है उसके पास अगर आप कोई बर्निंग मैच स्टिक लेके जाओगे तो वो बर्निंग जो कंबशन है उसको क्या करेगी, सपोर्ट करेगी, यानी कि जो आपकी बर्निंग मैच स्टिक वो तेजी से और जलेगी, वो कंबशन सपोर्टर है। तो ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन की पहचान है कि अगर कोई गैस और कंबशन को सपोर्ट कर रही है तो पक्का क्या होगी, ऑक्सीजन होगी, और अगर कोई गैस पॉप साउंड के साथ बर्न हो रही है तो वो क्या होगी, हाइड्रोजन होगी, ठीक है। तो कैथोड पर जो गैसियस बबल्स इकट्ठे हुए हैं, कलेक्ट हुए हैं, उनको जब बर्न करते हैं तो पॉप साउंड के साथ बर्न होते हैं, ठीक है। और जबकि एनोड पर जो गैस कलेक्ट हुई है वो कंबशन को फर्दर क्या कर रही है, सपोर्ट कर रही है, ठीक है। तो इसे साफ समझ में आता है कि एनोड पर जो गैस कलेक्ट हुई है वो ऑक्सीजन है, कैथोड पे जो गैस कलेक्ट हुई है वो क्या है, हाइड्रोजन, क्योंकि वो पॉप साउंड के साथ क्या हो रही है, बर्न हो रही है, ठीक है। फिर मैंने यहाँ पे कुछ खास बात और देखी है, वो खास बात क्या है, यहाँ ध्यान से देखेंगे। हाइड्रोजन इज प्रोड्यूस्ड hydrogen produced is doubled जो हाइड्रोजन प्रोड्यूस हुई है वो डबल द वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन, दैट इज यानी हाइड्रोजन जो कैथोड पे कलेक्ट हुई ना उसका जो वॉल्यूम है वो डबल्ड है, किसके मुकाबले, ऑक्सीजन के मुकाबले। जितना ऑक्सीजन कलेक्ट हुआ है हाइड्रोजन उसके मुकाबले डबल है, ठीक है। क्लियर है। तो हाइड्रोजन प्रोड्यूस्ड इज डबल द वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन प्रोड्यूस्ड, दैट इज इन द रेशियो 2:1, बिकॉज, ऐसा क्यों, अब ये भी क्वेश्चन आता है कि भाई हाइड्रोजन का अमाउंट डबल क्यों है, हाइड्रोजन का वॉल्यूम डबल क्यों है, बिकॉज ईच मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन जब वाटर फॉर्म होता है ना तो ऑक्सीजन के हर एक मॉलिक्यूल को 2 मॉलिक्यूल चाहिए होते हैं, किसके, हाइड्रोजन के। तो जब वो वाटर ब्रेक होगा तो हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल प्रोड्यूस होंगे और ऑक्सीजन का 1 मॉलिक्यूल, क्योंकि वाटर बना भी ऐसे ही था। ऑक्सीजन के 1 मॉलिक्यूल को हाइड्रोजन के कितने मॉलिक्यूल चाहिए थे, 2। तो जब वो ब्रेक होगा तो ऑक्सीजन का 1 मॉलिक्यूल प्रोड्यूस होगा और हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल प्रोड्यूस होंगे। क्लियर है, अभी देखेंगे। बिकॉज ईच मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन नीड्स
2 molecules of hydrogen to form water। बेटा ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आ जाता है कि हाइड्रोजन डबल क्यों होती है, उसका रीजन है बिकॉज ईच मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन नीड 2 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन टू फॉर्म वाटर। क्लियर है? ठीक है, एक बार वाटर बना के देख लेते हैं कि वाटर कैसे बनता है। अगर हम वाटर का प्रोसेस देखें तो आपको समझ में आएगा, ध्यान से समझना है। हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन क्या फॉर्म होता है? वाटर, H2O। अब यहाँ पे इसको बैलेंस करो, हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन 2 और यहाँ हाफ। क्लियर है? तो इसको बैलेंस करेंगे तो यहाँ क्या कर देंगे? हाफ कर देंगे। तो इससे क्या समझ में आ रहा है? हाफ मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर 1 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन टू फॉर्म 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। वाटर के एक मॉलिक्यूल को बनाने के लिए आधा मॉलिक्यूल ऑक्सीजन चाहिए और एक मॉलिक्यूल हाइड्रोजन। अगर मैं इसको ग्रॉस रिएक्शन में चेंज करता हूं तो आपको समझ में आएगा। तो आप समझ रहे, आधे ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल को एक मॉलिक्यूल चाहिए हाइड्रोजन का। तो एक मॉलिक्यूल ऑक्सीजन को कितना मॉलिक्यूल हाइड्रोजन का चाहिए होगा? 2। तो 2 मॉलिक्यूल वाटर के प्रोड्यूस होंगे। लेकिन जब 2 मॉलिक्यूल प्रोड्यूस हो रहे हैं, ठीक है, तो आप ऑक्सीजन का देखो कितना मॉलिक्यूल लगा? 1। क्लियर है? जब वाटर के 2 मॉलिक्यूल आपको प्रोड्यूस करने हैं तो ऑक्सीजन का 1 मॉलिक्यूल लगेगा और हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल लगेंगे। क्लियर है? और अगर आपको वाटर का 1 मॉलिक्यूल प्रोड्यूस करना है, 1 मॉलिक्यूल प्रोड्यूस करना है, तो आप ऑक्सीजन देखो कितना है? हाफ। यानी हाइड्रोजन हमेशा उसके अमाउंट का क्या है? ट्वाइस है। हाइड्रोजन अगर हाफ है तो ऑक्सीजन अगर हाफ है तो हाइड्रोजन 1 है। क्लियर है? और अगर मैं ऑक्सीजन को 1 मॉलिक्यूल करता हूं तो हाइड्रोजन को फिर मेरे को क्या करना पड़ता है? 2। इसलिए जब वाटर, ये तो वाटर फॉर्म हुआ, तो यानी वाटर के एक मॉलिक्यूल को फॉर्म होने के लिए हाफ मॉलिक्यूल ऑक्सीजन चाहिए, 1 मॉलिक्यूल हाइड्रोजन चाहिए। तो वाटर का 1 मॉलिक्यूल फॉर्म हो जाता है। फिर इस वाटर को अगर आप ब्रेक करोगे तो क्या प्रोड्यूस होगा? हाफ मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन एंड 1 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन, जैसा मैंने यहाँ करके भी पहले दिखाया था। क्लियर है? अगर मैं इसको ग्रॉस में चेंज करता हूं तो मैं यहाँ पर 1 हाफ की जगह क्या करूंगा? 1 की जगह क्या करूंगा? 2 और यहाँ 2 मॉलिक्यूल। ठीक है, यानी मुझे साफ समझ में आता है। अब ऐसे एटम भी गिन लो, ऑक्सीजन के 2 एटम है तो हाइड्रोजन के कितने हैं? 4। यानी कि हाइड्रोजन ट्वाइस है किसका? ऑक्सीजन। जब वाटर को हम फॉर्म करते हैं तो वाटर को जब आप ब्रेक करोगे तब क्या प्रोड्यूस होगा? तब भी ऑक्सीजन का 1 मॉलिक्यूल प्रोड्यूस होगा और हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल प्रोड्यूस होंगे, जो यहाँ दिख रहे हैं यहाँ। क्लियर है? समझ में आ गया? तो कोई बोले कि हाइड्रोजन डबल क्यों? क्योंकि भाई वाटर बनते टाइम हाइड्रोजन क्या चाहिए होता है? हमें डबल चाहिए होता है। किसके मुकाबले? ऑक्सीजन के मुकाबले। तो जब वाटर ब्रेक होगा तो हाइड्रोजन का डबल अमाउंट प्रोड्यूस होगा और ऑक्सीजन का उसके मुकाबले हाफ अमाउंट प्रोड्यूस होगा। ठीक है, क्लियर? सभी को समझ में आया? इसको क्या बोलते हैं? इस वोल्ट मीटर को क्या बोलते, मतलब इस सेपरेटर को क्या बोलते हैं? वोल्ट मीटर। ठीक है, यहाँ पर ये 2 आयरन नेल्स किसका काम कर रही हैं? इलेक्ट्रोड्स का। जो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया जाता है वो कैथोड है, जो इलेक्ट्रोड पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया जाता है वो एनोड है। ठीक है, करंट हमने 6 वोल्ट की बैटरी से पास किया, ये स्विच ऑन है। ठीक है, जैसे इसके थ्रू करंट पास होता है वाटर ब्रेक डाउन होने लग जाता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। क्या मेरी बात समझ में आई है? ठीक है, अब ऐसे ही जो अभी हमने पीछे रिएक्शन लिखा था, क्या पीछे रिएक्शन लिखा था वो हम देखते हैं। फिलहाल अब मैं ये रब कर रहा हूं। ठीक है, अगर हमारे पास मोल्टन एल्यूमिनियम ऑक्साइड है Al2O3, जिसको एल्यूमिनियम को एक्सट्रैक्ट करने के लिए यूज करते हैं जिस रिएक्शन का, ये मोल्टन एल्यूमिनियम ऑक्साइड है। ये एक्चुअली एल्यूमिनियम का ओर होता है, बॉक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। ठीक है ना, तो ये मोल्टन फॉर्म में है, मोल्टन एल्यूमिनियम ऑक्साइड। ठीक है, इसका एक और नाम मैंने अभी आपको बताया था, एल्यूमिना। तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड से मुझे एल्यूमिनियम कलेक्ट करना है, तो सेम ऐसा ही अपैरेटस होता है, उसमें इलेक्ट्रोड होते हैं। ठीक है, और ये यहाँ वाटर है, ऐसे ही वहां पे एल्यूमिनियम ऑक्साइड किस फॉर्म में होता है? मोल्टन फॉर्म में होता है। हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिक करंट क्या किया जाता है? पास किया जाता है। ठीक है, तो एक टर्मिनल पे एल्यूमिनियम कलेक्ट हो जाता है और एक टर्मिनल पे ऑक्सीजन कलेक्ट हो जाता है। बताओ ऑक्सीजन कहाँ कलेक्ट हुआ था इस रिएक्शन में? एनोड पर। तो यहाँ पर भी ऑक्सीजन कहाँ कलेक्ट होगा? एनोड पर। और एल्यूमिनियम मेटल कहाँ कलेक्ट हो जाएगी? कैथोड पर। क्लियर है? तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड में अगर मैं इलेक्ट्रिक करंट पास करता हूँ, देखो मैं फिर बता रहा हूँ, ये मोल्टन फॉर्म में होना चाहिए।
इसको हाई टेम्परेचर पे हीट करोगे, ये मोल्टन फॉर्म में आएगा, तब आप इसमें इलेक्ट्रिक करंट क्या करेंगे, पास करेंगे। ठीक है, क्लियर। तो यहाँ एल्यूमिनियम प्रोड्यूस हो जाता है और ऑक्सीजन। अब बताओ एल्यूमिनियम कहाँ प्रोड्यूस होता है, कैथोड पर, और ऑक्सीजन कहाँ प्रोड्यूस होता है, एनोड पर। क्लियर। और सभी इनको बैलेंस करेंगे, यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 लगा दो, 3 2 6, यहाँ 2 लगा दो, 2 3 6, ऐसा करते ही एल्यूमिनियम 4 हो गया, और यहाँ पर भी 4, अभी बैलेंस है। ठीक है, क्लियर है। और इस रिएक्शन का यूज किया जाता है एल्यूमिनियम को एक्सट्रैक्ट करने के लिए। ठीक है, फिलहाल पेपर में आपको ये एक्टिविटी लिखने को आ सकती है, ये मैंने आपको पूरी लिख के दी है। फर्स्ट स्टेप क्या है, एक मग लेना है, उसमें 2 होल करने हैं बॉटम में, 2 आयरन नेल पास करनी है उन होल्स के थ्रू, फिर उनको सील कर देना है रबर कॉक से। तो उसके बाद आप मग में वाटर फिल करें, ठीक है, उसके ऊपर आयरन नेल्स के ऊपर 2 इन्वर्टेड टेस्ट ट्यूब रखें। इस तरीके से रखनी है कि कोई एयर बबल एंटर ना करे, कोई एयर बबल फॉर्म नहीं होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद कुछ ड्रॉप्स सल्फ्यूरिक एसिड के आप इसमें डाल सकते हैं, वाटर की कंडक्टिविटी को क्या करने के लिए, इंक्रीज करने के लिए। ठीक है, फिर सॉल्यूशन के थ्रू इलेक्ट्रिक करंट को क्या कीजिए, पास कीजिए। जैसे आप इलेक्ट्रिक करंट को पास करते हैं, वाटर ब्रेक डाउन होने लग जाता है, किसमें, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पे। क्लियर है, हाइड्रोजन गैस कलेक्ट होगी कैथोड पर और ऑक्सीजन गैस कलेक्ट होगी एनोड पर। और हाइड्रोजन गैस का जो वॉल्यूम होगा वो ऑक्सीजन गैस के मुकाबले ट्वाइस होगा। क्यों होगा, बिकॉज ईच मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर 2 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन टू फॉर्म वाटर। ठीक है, सो when water breaks down then it again form hydrogen and oxygen, and hydrogen always be twice than the volume of oxygen. Got it? चलिए, इसके बाद हम चलेंगे अगले रिएक्शन पर। तो अभी तक आपने डीकंपोजिशन रिएक्शन में 3 तरीके के डीकंपोजिशन देख लिए, थर्मल डीकंपोजिशन, फोटोलाइटिक डीकंपोजिशन, जो लाइट के हेल्प से हम जिसमें डीकंपोजिशन करते हैं, तो अभी आपने देखा इलेक्ट्रोलाइटिक डीकंपोजिशन। हमने यहाँ पर हमने सिंगल सब्सटेंस को इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से क्या किया है, ब्रेक किया। ठीक है, और थर्मल डीकंपोजिशन में हम हीट की हेल्प से सिंगल सब्सटेंस को क्या करते थे, ब्रेक करते थे। क्लियर है। और फोटोलाइटिक डीकंपोजिशन में हम लाइट की हेल्प से सिंगल सब्सटेंस को ब्रेक किया करते थे। ठीक, अब आगे चलेंगे हम सिंगल डिस्प्लेसमेंट या डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। बेटर होगा आप इनको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ही बोले। और वैसे बहुत से लोग इनको सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी बोल देते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस क्या होते हैं, देखो नाम ही क्या है, डिस्प्लेसमेंट। कोई चीज किसी को डिस्प्लेस कर देगी, जगह से हटा देगी। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस क्या होते हैं, रिएक्शंस in which more reactive element displaces less reactive element from its कंपाउंड। कंपाउंड पक्का ये सॉल्ट सॉल्यूशन होंगे, ये जो कंपाउंड होंगे ये सॉल्यूशन की फॉर्म में होंगे। क्लियर है। और इन कंपाउंड में से इन कंपाउंड में कोई लेस रिएक्टिव एलिमेंट होगा जिसको कोई मोर रिएक्टिव एलिमेंट क्या कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा। ठीक है, अब ये कौन डिसाइड करेगा कि कौन ज्यादा रिएक्टिव होगा, कौन कम रिएक्टिव होगा, ये डिसाइड करता है रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ एलिमेंट। ठीक है, हम रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स पढ़ेंगे बेसिकली। ठीक है, क्लियर है। फिर मैं आपको नॉन मेटल्स की भी बता दूंगा और दोनों की मैं अलग अलग बताऊंगा। ठीक है, तो अभी आप पढ़ रहे हैं, डिसाइड कौन करेगा कि कौन सा मोर रिएक्टिव है कौन सा लेस रिएक्टिव है, कौन डिसाइड करेगा, रिएक्टिविटी सीरीज। रिएक्टिविटी या फिर एक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स, ऐसी नॉन मेटल्स की भी होती है। रिएक्टिविटी या एक्टिविटी सीरीज का मतलब क्या होता है, ये एक अरेंजमेंट है, अरेंजमेंट ऑफ मेटल्स
इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ध्यान देने वाली बात है, डिक्रीजिंग ऑर्डर, जितना आप आगे बढ़ेंगे उतनी रिएक्टिविटी डिक्रीज हो रही है, इंक्रीज नहीं होती है। अरेंजमेंट ऑफ मेटल्स इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर reactivity is called reactivity or activity series of metals। क्लियर है? तो यहाँ डिक्रीजिंग ऑर्डर में जो एलिमेंट पहले आएगा इस टेबल में वो सबसे हाईली रिएक्टिव होगा, और जो सबसे आखिरी में आएगा वो लेस रिएक्टिव, यानी लीस्ट रिएक्टिव। आप ये सोचो, ये डिक्रीजिंग ऑर्डर है, यानी जितना ये आप नीचे जाओगे उतनी रिएक्टिविटी क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। ठीक है, तो देखें ये मेटल्स कौन कौन सी हैं, और देखिए आपने कुछ बुक्स में आपने रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ी होगी। ठीक है, वो रिएक्टिविटी सीरीज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पर एप्लीकेबल नहीं है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के अकॉर्डिंग जो मैं आपको रिएक्टिविटी सीरीज बता रहा हूँ, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस के अकॉर्डिंग है। ठीक है, या इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल के अकॉर्डिंग है, जो आप हायर क्लास में पढ़ोगे इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल क्या होता है। फिलहाल आप ये देखिए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में जो मेटल्स मैं ऊपर रखूँ वो समझिए वो हाईली रिएक्टिव है, जो नीचे रखूँ वो लेस रिएक्टिव है। कुछ बुक्स में आपको कुछ अलग से आपको रिएक्टिविटी सीरीज दे रखी होती है, वो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में ही देते हैं। ठीक है ना, वो रिएक्टिविटी सीरीज थोड़ी सी गलत होती है। क्लियर है, मतलब वो ठीक नहीं है, तो आपने ये फॉलो करनी है अगर ठीक से ध्यान से समझना है। तो मेटल है पहली लिथियम, पोटेशियम, बेरियम, कैल्शियम, सोडियम, और कुछ बुक्स में पोटेशियम के बाद सोडियम दे रखा होता है। जबकि कैल्शियम ज्यादा रिएक्टिव होता है किसके मुकाबले, सोडियम के मुकाबले। किसके अकॉर्डिंग, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, यानी कैल्शियम डिस्प्लेस कर सकता है किसको, सोडियम। क्लियर है? ठीक है, तो लिथियम, पोटेशियम, बेरियम, कैल्शियम, सोडियम। फिर आता है नंबर मैग्नीशियम, फिर एल्यूमिनियम, फिर मैंगनीज। ठीक है, इनके सिंबल भी लिख देता हूँ, लिथियम, पोटेशियम, पोटेशियम का लैटिन नेम कैलियम होता है इसलिए सिंबल के है, बेरियम BaCa, सोडियम का लैटिन नेम नेट्रियम है इसलिए Na, मैग्नीशियम Mg, एल्यूमिनियम Al, मैंगनीज Mn। ठीक है, फिर जिंक Zn, क्रोमियम Cr, आयरन Fe, कोबाल्ट Co, निकल Ni, टिन Sn। ठीक है, आयरन को फेरस या फेरिक। ठीक है, क्लियर है? तो आयरन को Fe सिंबल हो गया, कोबाल्ट Co, निकल Ni, टिन कौन कहते हैं, स्टैनम, इसमें यहाँ पर Sn सिंबल, टिन। लेड, लेड का लैटिन नेम है प्लम्बम। ठीक है, तो क्रोमियम के बाद में कहाँ से, क्रोमियम के बाद हम क्या देख रहे हैं, आयरन, फिर कोबाल्ट, निकल, टिन, लेड, हाइड्रोजन। अब ये बात नहीं समझ में आ रही है, ये हाइड्रोजन यहाँ क्या कर रहा है, हाइड्रोजन तो नॉन मेटल है, मेटल में क्या कर रहा है, तो हाइड्रोजन की एक आदत है कि हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है, यानी कि ये कटायन फॉर्म कर सकता है। कैटायन मींस एक इलेक्ट्रॉन लूज करके ये पॉजिटिव आयन फॉर्म कर सकता है, बिल्कुल मेटल्स की तरह क्या करता है, बिहेव करता है। इसलिए हमें इसको मेटल्स की रिएक्टिविटी सीरीज में डालना पड़ रहा है। ठीक है, तो लेड हो गया हाइड्रोजन,
मरकरी, मरकरी का सिंबल है Hg, हाइड्रोजन सॉरी हाइड्रोजन के बाद आप देखेंगे कॉपर, कॉपर हो गया Cu, क्यूप्रम या क्यूप्रस, ठीक है। फिर मरकरी Hg, क्लियर है यहाँ तक? तो कॉपर हो गया, मरकरी हो गया, फिर आएगा सिल्वर, सिल्वर का सिंबल है Ag, आर्जेंटम, ठीक है। सिल्वर के बाद होगा प्लैटिनम, Pt, प्लैटिनम के बाद होगा गोल्ड, Au, ऑरम, ठीक है। तो हाईली रिएक्टिव मेटल क्या है? लिथियम, और लीस्ट रिएक्टिव क्या है? गोल्ड, क्लियर है। और हाइड्रोजन से ऊपर जितनी भी हैं ये मेटल, ये हाइड्रोजन को रिप्लेस कर सकती हैं, ठीक है। और हाइड्रोजन से नीचे जो भी हैं वो हाइड्रोजन को रिप्लेस नहीं कर सकती, क्लियर है। और इस सीरीज में हमने हाइड्रोजन को क्यों डाल रखा है? क्योंकि हाइड्रोजन पॉजिटिव आयन फॉर्म कर सकती है जस्ट लाइक मेटल्स, इसलिए यहाँ पर हाइड्रोजन को रखा गया है। तो ये थी रिएक्टिविटी सीरीज, ठीक है। और ये रिएक्टिविटी सीरीज डिसाइड करती है कि कौन सा एलिमेंट किसको रिप्लेस करेगा। जैसे आयरन है, वो अब साफ दिख रहा है आयरन कॉपर से ऊपर है, तो आयरन कॉपर को क्या कर देगा? रिप्लेस कर देगा। यहां साफ दिख रहा है मैग्नीशियम, मैग्नीशियम कॉपर को क्या कर सकता है? रिप्लेस कर सकता है। मैग्नीशियम इवन जिंक को क्या कर सकता है? उसके सॉल्ट सॉल्यूशन में से रिप्लेस कर सकता है, ठीक है। कोई भी हाईली रिएक्टिव एलिमेंट डालो किसी सॉल्ट सॉल्यूशन के अंदर और वो लेस रिएक्टिव एलिमेंट को क्या करेगा? डिस्प्लेस करेगा, ठीक है। क्लियर है यहां तक? तो अब देखते हैं, हम आगे चलते हैं थोड़ा सा, हम रिएक्शंस को समझ लेते हैं। और मैं ये सीरीज ऐसी लिखी रहने देता हूं। फिलहाल यहाँ लिथियम था, और ये पोटेशियम, ठीक है। और यहाँ पर आयरन Fe। अब ध्यान से देखें, ये जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। जिंक सॉलिड है, सल्फ्यूरिक एसिड एक्वेस है। अब आप देखो क्या है, जिंक हाईली रिएक्टिव है किसके मुकाबले? हाइड्रोजन के मुकाबले, तो हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देगी, उसकी जगह खुद बैठ जाएगी जाके, तो फॉर्म होगा जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगी और एक एक्वेस सॉल्यूशन बन जाएगा। जिंक सल्फेट कैसे बनता है? जिंक पे चार्ज होता है 2+, सल्फेट पे चार्ज होता है 2-। उसने हाइड्रोजन को रिप्लेस किया, उसकी जगह खुद बैठा जाके, ठीक है। क्लियर है? तो बनेगा जिंक सल्फेट, और जिंक की वैलेंसी 2+, सल्फेट की वैलेंसी 2-, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ZnSO4। तो देखा, हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया जिंक ने, ठीक है। ऐसे ही हमारे पास एक सॉल्यूशन है कॉपर सल्फेट, एक्वेस है। इसमें मैंने एक हाईली रिएक्टिव मेटल डाली, मैग्नीशियम। मैग्नीशियम किसको रिप्लेस कर सकता है? मेटल को ही देखो ना, तो मैग्नीशियम एक मेटल है, और दूसरी मेटल कहाँ मिलेगी आपको? एक सॉल्ट सॉल्यूशन में। सॉल्ट सॉल्यूशन मतलब एक्वेस, ठीक है। उसमें लेस रिएक्टिव एलिमेंट क्या है? कॉपर। तो मैग्नीशियम कॉपर को क्या कर देगा? रिप्लेस कर देगा। तो फॉर्म हो जाएगा मैग्नीशियम सल्फेट और कॉपर सॉलिड मेटल इकट्ठा हो जाएगा, सॉल्यूशन में नीचे बैठ जाएगा, ठीक है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? और मैग्नीशियम सल्फेट एक्वेस होता है और कलरलेस होता है, मतलब इसका जो सॉल्यूशन होता है वो कैसा होता है? कलरलेस। जिंक सल्फेट भी बेटा जी कलरलेस होता है। कॉपर सल्फेट ब्लू कलर का होता है, समझ में आ रहा है? अब मेरे पास एक सॉल्यूशन है सिल्वर नाइट्रेट AgNO3। पहले तो हम ये देखते हैं बनता कैसे। सिल्वर पे वैलेंसी है 1+, नाइट्रेट पे वैलेंसी है 1-, तो बन गया AgNO3, एक्वेस सॉल्यूशन फॉर्म हो गया, ठीक है। और इसमें मैंने अभी तक कॉपर को सबने रिप्लेस किया है, तो अब एक बार कॉपर डाल के देखते हैं। पता है ये कॉपर क्या सिल्वर को रिप्लेस कर पाएगा? आप सीरीज को देखिए, कॉपर ऊपर है, सिल्वर कहाँ है? नीचे। तो कॉपर सिल्वर को रिप्लेस कर सकता है, तो ये फॉर्म होगा
CuNO3। कॉपर का चार्ज होता है 2 प्लस, NO3 चार्ज क्या है 1 माइनस, ऊपर भी लिखा हुआ है। तो फॉर्म होगा CuNO3 ट्वाइस CuNO3 2 प्लस सिल्वर। फिलहाल क्या ये बैलेंस है, ये बैलेंस नहीं है, या नाइट्रेट पे 2 लगा हुआ है, यहाँ पर भी 2 लगा दीजिए, ठीक है, और यहाँ पर भी क्या लगा दिया 2, बैलेंस हो गया। क्लियर है। और इसका कलर कैसा होता है, ये ब्लू कलर का होता है। ये एक्वेस सॉल्यूशन कलर चेंज कर जाएगा, तो इससे भी साफ समझ में आता है केमिकल रिएक्शन हो गया, क्योंकि हमने केमिकल रिएक्शन की कैरेक्टरिस्टिक पढ़े थे। तो कैरेक्टरिस्टिक में हमने साफ पढ़ा था कि सॉल्यूशन का कलर क्या हो जाता है, या फिर वहाँ पे जब केमिकल रिएक्शन होते हैं तो कलर क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। यहाँ पे कलर क्या हो रहे हैं, चेंज हो रहे हैं, ठीक है। ये ब्लू था, कलरलेस हो गया, ठीक है, समझ में आ गई बात। यहाँ एक नया कलर प्रोड्यूस हो गया, क्या, ब्लू। तो यहाँ तक सभी को समझ में आया होगा। ऐसे ही अगर मेरे पास कॉपर सल्फेट का कलर क्या है, ब्लू है, एक्वेस सॉल्यूशन है। अगर मैं इसमें जिंक डाल दूं, बताओ क्या फॉर्म होगा। जिंक ज्यादा रिएक्टिव है या नहीं है, तो ये फॉर्म होगा जिंक सल्फेट, और जिंक सल्फेट कलरलेस सॉल्यूशन होता है, सभी को पता है। और कॉपर अलग सॉलिड इकट्ठा हो जाएगा, सॉलिड ये गैस के खिलाफ। ऐसे ही लेड सॉलिड मेटल है, और मेरे पास एक सॉल्ट है कॉपर क्लोराइड CuCl2। कॉपर का चार्ज होता है 2 प्लस, और Cl का चार्ज क्या होता है 1 माइनस, क्लोराइड। तो कॉपर क्लोराइड ये ब्लू कलर का होता है, ये सॉल्ट सॉल्यूशन, ठीक है, क्लियर है। लेड इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, अभी हमने पढ़ लिया था, ठीक है। तो लेड कॉपर को क्या कर देगी, रिप्लेस कर देगी, तो बनेगा लेड क्लोराइड PbCl। अब देखें आगे क्या होता है, Pb पे चार्ज कितना है 2 प्लस, Cl पे चार्ज 1 माइनस, तो क्या फॉर्म होगा PbCl2, लेड क्लोराइड एक्वेस सॉल्यूशन प्लस कॉपर सॉलिड अलग। तो आप क्या देख रहे हैं कि मोर रिएक्टिव एलिमेंट लेस रिएक्टिव एलिमेंट को क्या कर रहा है, रिप्लेस कर रहा है। कोई भी आपसे पूछे जिंक सल्फेट का कलर कैसा होता है, तो मैंने आपको ऊपर भी लिख के बता रखा है, अभी फिर बता रहा हूँ, कलरलेस होता है, ठीक है। कोई पूछे लेड क्लोराइड का कलर कैसा होता है, लेड क्लोराइड व्हाइट कलर का होता है, कैसा होगा, व्हाइट कलर का। तो आई होप आपको ये सब कुछ समझ में आ गया होगा, ठीक है। एक और रिएक्शन दे रहा हूँ और उसकी बड़ी इंपॉर्टेंस है, और ये क्वेश्चन भी आ जाता है पेपर में, देखें ध्यान से। आयरन प्लस कॉपर सल्फेट CuSO4। आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, so it displaces copper and form iron sulfate FeSO4 एक्वेस, ठीक है। ये थोड़ा ग्रीन कलर का होता है, FeSO4 सॉल्यूशन किस कलर का होगा, ग्रीन कलर का होगा। तो कलर चेंज हुआ या नहीं हुआ, पहले सॉल्यूशन का कलर ब्लू था, अब कैसा हो गया, ग्रीन कलर का। और इसी वजह से आयरन के वेसल में कभी कॉपर सल्फेट को स्टोर नहीं किया जाता। अगर आप आयरन वेसल में कॉपर सल्फेट को स्टोर करेंगे, मतलब मेरा कहने का मतलब ये है, ये आयरन का बर्तन है, और इसमें अगर आप कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन को स्टोर करेंगे तो होगा क्या, आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, इट रिएक्ट विद कॉपर सल्फेट एंड डिस्प्लेसेस कॉपर एंड कम इनटू द सॉल्यूशन। और आयरन किस में आ जाएगा, सॉल्यूशन में आ जाएगा, और सॉल्यूशन का कलर धीरे धीरे क्या हो जाएगा, ग्रीन होने लग जाएगा, कलर क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। इट मींस आयरन dissolve into the iron displaces copper from the salt solution and come into the solution, enter into the solution and vessel become porous। जो वेसल है उसमें छोटे छोटे होल्स हो जाएंगे। क्यों, ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि वेसल का आयरन कहाँ आ रहा है, सॉल्यूशन में आ रहा है, तो वेसल धीरे धीरे क्या हो रहा है, पोरस हो रहा है, ठीक है। एक तो सॉल्यूशन का नेचर क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, स्टोर किया था कॉपर सल्फेट, बन क्या जाएगा, आयरन सल्फेट, ऊपर से वेसल भी क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा। इसलिए कभी भी आयरन वेसल में कॉपर सल्फेट को स्टोर नहीं किया जाता। क्यों नहीं किया जाता, आयरन बीइंग मोर रिएक्टिव, it displaces copper from the solution and enter into the solution and makes the vessel porous। इस वजह से वेसल क्या हो जाता है, पोरस हो जाता है। That is why we can't store copper sulfate into a iron vessel। So I hope you will understand। अब जरा देखें एक और कहानी है, जरा ध्यान से देखना है आपने।
कॉपर प्लस FeSO4. Copper is less reactive than iron. Copper cannot displace iron from its salt solution. चीजें डिस्प्लेस कहां से होंगी? सॉल्ट सॉल्यूशन में से होंगी. सॉल्ट सॉल्यूशन में कैसी चीज होनी चाहिए? लेस रिएक्टिव होनी चाहिए. ठीक है, लेकिन आयरन ज्यादा रिएक्टिव है किसके मुकाबले? कॉपर के मुकाबले. तो कॉपर आयरन को डिस्प्लेस नहीं कर सकता. नो रिएक्शन, ये रिएक्शन नहीं होगा. Less reactive element cannot displace more reactive element from its salt solution, but more reactive element can displace less reactive element from its salt solution or compound. ठीक है, ऐसे ही मेरे पास एक सिल्वर एंड कॉपर नाइट्रेट. Silver is less reactive than copper. It cannot displace copper. So again, no reaction. So it means less reactive element cannot displace more reactive element from the salt solution. ठीक है, and it also decide that iron is more reactive than copper, but copper is more reactive than silver. These above reactions show that iron is more reactive than copper and copper is more reactive than silver. So silver cannot displace copper and copper cannot displace iron from its salt solution. ठीक है, these are solutions, aqueous. Okay, iron sulfate is green in color, copper nitrate is blue in color. So these are displacement reaction. Okay. अब मैंने बोला था आपको कि रिएक्टिविटी एलिमेंट्स में फिर मैंने आपको पढ़ाया कि रिएक्टिविटी किसकी? मेटल्स की. ऐसी रिलेटिव रिएक्टिविटी होती है किसकी? नॉन मेटल की. ठीक है, वो भी आप देखें. रिलेटिव रिएक्टिविटी ऑफ नॉन मेटल. नॉन मेटल्स में आप अगर रिएक्टिविटी पढ़ना चाहते हैं तो आप हेलोजेंस की पढ़िए. हेलोजेंस का मतलब आप पढ़िए फ्लोरीन की रिएक्टिविटी, क्लोरीन की, ब्रोमीन की, आयोडीन की. ठीक है, ये ग्रुप नंबर 17 में आते हैं. पीरियोडिक टेबल में आप पढ़ेंगे किसी टाइम में इनको. ठीक है, क्लियर है? ये नॉन मेटल्स रिएक्टिव होते हैं बहुत ज्यादा. और इनमें इन रिएक्टिव नॉन मेटल्स में कौन ज्यादा रिएक्टिव है वो देखें आप. तो सबसे ज्यादा जो रिएक्टिव है वो फ्लोरीन है. फ्लोरीन का सिंबल होता है F, स्केलेटल फॉर्मूला होता है F2. क्लियर? फ्लोरीन सबसे ज्यादा रिएक्टिव है. उसके बाद नंबर आता है क्लोरीन का, उसके बाद नंबर आता है ब्रोमीन का, और उसके बाद नंबर आता है आयोडीन का. क्लियर है? क्लोरीन का सिंबल Cl, स्केलेटल फॉर्मूला Cl2, ब्रोमीन का सिंबल Br, स्केलेटल फॉर्मूला Br2, एंड आयोडीन का सिंबल I एंड स्केलेटल फॉर्मूला I2. So it means fluorine is more reactive and iodine is less reactive. ठीक है, अभी आप इसके बाद देख सकते हैं. मैं एक रिएक्शन सबका लिख के बताऊंगा, ध्यान से समझना है आपको. पोटेशियम ब्रोमाइड. ठीक है, और इसमें हमने ऐड कर दिया क्या? क्लोरीन. अब क्लोरीन क्या करेगा? क्लोरीन इज मोर रिएक्टिव देन ब्रोमीन. वहां मेटल को डिस्प्लेस करेगी. कॉपर एक मेटल था, सिल्वर एक मेटल था. मेटल को डिस्प्लेस करेगी. ये नॉन मेटल है, नॉन मेटल को क्या करेगी? डिस्प्लेस करेगी. ये हाईली रिएक्टिव नॉन मेटल है, ये लेस रिएक्टिव नॉन मेटल है. ये एक सॉल्ट सॉल्यूशन है, पोटेशियम ब्रोमाइड. ठीक है, तो जो हाईली रिएक्टिव नॉन मेटल है वो लेस रिएक्टिव नॉन मेटल क्या कर देगी? डिस्प्लेस कर देगी. तो बनेगा क्या? सॉल्ट बनेगा. ब्रोमाइड की जगह कौन बैठेगा जाके? क्लोरीन. तो फॉर्म हो जाएगा KCl, पोटेशियम क्लोराइड. ठीक है, और एक गैस रिलीज हो जाएगी ब्रोमीन. ठीक है, ये जो ब्रोमीन गैस होती है रेडिश ब्राउन कलर की होती है. कैसे कलर की होगी? रेडिश ब्राउन. ठीक है, इसको बैलेंस कर दो जरा. Br2 है, यहाँ Br है. बैलेंस करने के लिए यहाँ 2 लगाएंगे. क्लोरीन यहाँ 2 है, यहाँ पर हम कोएफिशिएंट 2 लगाएंगे, और ऐसा करते ही पोटेशियम 2 हो गया. यहाँ पर भी पोटेशियम क्या है? 2 है.
ये बताओ समझ में आया? ऐसे ही मेरे पास एक सॉल्ट सॉल्यूशन है पोटेशियम आयोडाइड। अब आप लोगों को बताना है क्लोरीन यहाँ रिएक्ट कर रही है। क्लोरीन पहली बात बताओ मेटल है नॉन मेटल है? नॉन मेटल। नॉन मेटल किसको रिप्लेस करेगी? नॉन मेटल को रिप्लेस करेगी। तो क्लोरीन किसको रिप्लेस करेगी? पोटेशियम को या आयोडीन को? आयोडीन को। ठीक है, क्लोरीन इज मोर रिएक्टिव देन आयोडीन, दिख रहा है यहाँ पर। तो क्लोरीन रिप्लेस करेगी तो बताओ क्या फॉर्म हो जाएगा? बोलो, ऊपर वाला सॉल्टी फॉर्म हो जाएगा पोटेशियम क्लोराइड। ये फॉर्म कैसे हो रहा है? पोटेशियम का चार्ज है 1+, क्लोरीन का चार्ज क्या है? 1-। क्लोराइड, अब ये क्लोराइड फॉर्म हो गया जब इस पे चार्ज आ जाता है तो फॉर्म होगा KCl। पोटेशियम क्लोराइड एक सॉल्ट बनेगा और क्या रिलीज हो जाएगा? आयोडीन। क्लियर है? आयोडीन का कलर कैसा होता है? वॉयलेट कलर होता है। कैसे कलर का होता है? वॉयलेट कलर का। ठीक है, फिलहाल बैलेंस है क्या? नहीं है। यहाँ I2 है, यहाँ सिंगल है, यहाँ 2 लगाओ। 2 लगाते पोटेशियम 2 हो गया, यहाँ पर भी 2 लगाओ। ऐसा करते क्लोरीन यहाँ 2 है और यहाँ पर भी क्या है? 2 है। तो आई होप ये थे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल्स। ये कभी पेपर में आते नहीं, ये जस्ट आपकी नॉलेज के लिए मैंने आपको सिखाया कि ऐसा नहीं कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन केवल मेटल्स के होते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन नॉन मेटल्स के भी होते हैं। ठीक है, और जो भी आपने पढ़ा है इसको आप सिंगल डिस्प्लेसमेंट कह सकते हैं। ठीक है, क्लियर है? और एक खास इंफॉर्मेशन आपके लिए, ध्यान से देखें, all displacement reactions are exothermic in nature। जितने भी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होते हैं ये सभी एक्सोथर्मिक होते हैं, यानी इन रिएक्शन में हीट रिलीज होती है। तो सभी में होती है, इसलिए मैंने यहाँ हीट लिखा नहीं है। मैंने कहा ये इन्फॉर्मेशन मैं आपको बाद में बता दूंगा। तो अभी बताओ ये समझ में आया? ठीक है, अब एक बात देखो ध्यान से, ये रिएक्शन में कहीं पर मेरे को सिल्वर ऑब्टेन करने का तरीका दिखा है। ये देखो, सिल्वर का एक सॉल्ट सॉल्यूशन है सिल्वर नाइट्रेट, और मैं उसमें कॉपर डालूंगा, कॉपर सिल्वर को क्या करेगा? रिप्लेस कर देगा। तो प्योर फॉर्म में सिल्वर आ जाएगा या नहीं आ जाएगा? सो दिस इज द मेथड व्हिच वी कैन यूज फॉर द एक्सट्रैक्शन ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर। सो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस आर यूज्ड फॉर द एक्सट्रैक्शन ऑफ सिल्वर एंड गोल्ड। तो ये भी एक इंफॉर्मेशन है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस are also used for the extraction of gold and silver। आई होप आपको ये सब कुछ क्लियर हुआ होगा। ठीक है, अब बेटा जी आपको रिएक्शन पढ़ने हैं, वो आपको पढ़ना है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, वो हम अगले वीडियो में देखेंगे। ओके, टाटा, बाय बाय, स्टे कनेक्टेड, बी प्रोडक्टिव एंड स्टे हेल्दी, बाय।